और संथाल जनजाति का हम लोग क्या पढ़ लिए थे, उत्पत्ति पढ़ लिए थे। झारखंड में कैसे संथालों का आगमन हुआ वो जान लिए थे, और संथाल झारखंड में किस तरह से अवस्थित है ये सब हम लोग जान लिए थे ना। अच्छा देखिए, नोट करके 2 पॉइंट जरूर याद रखिए, नोट करके 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि जो झारखंड की जनजाति है इसको हट्टन ने क्या कहा है। 2 फिलोसोफर नहीं कहेंगे हम लोग, मतलब मानव शास्त्री, जो मानव के आंतरिक या इंटरनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, आउटर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, इन सब का स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं ना हम लोग। तो उन्होंने झारखंड की जनजातियों के लिए 2 स्पेशल टर्म का यूज किया है। हट्टन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सभी झारखंड के जनजातियों को, हट्टन ने क्या कहा है, जाति। हट्टन नाम के व्यक्ति ने झारखंड के जनजाति को क्या कहा है, आदिम जाति। जबकि वेंस नाम का एक व्यक्ति है जो झारखंड जातियों को वन्य जाति कहा है। तो नोट करके ये 2 पॉइंट लिख के रखेंगे कि हट्टन ने क्या लिख के रखेंगे, हट्टन ने झारखंड के जातियों को क्या कहा है, आदिम जाति। आदिम जाति। आदिम जाति। जबकि वेंस ने क्या कहा है, वन्य जाति। हट्टन ने झारखंड के जनजातियों को क्या कहा है, आदिम जाति, जबकि वेंस ने क्या कहा है, वन्य जाति। टोटल संथाल की बात नहीं कर रहे हैं, नोट करके लिख के रखने बोले कि पूरे झारखंड के जनजातियों को हट्टन ने आदिम जाति कहा है, जबकि वेंस ने वन्य जाति कहा है, वन्य जाति कहा है। ठीक है, अब हम फिर से आ जाएंगे अपने संथाल जनजाति पर चर्चा करने के लिए। आइए लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि संथाल जो जनजाति है ये किस प्रजाति का है, प्रोटो ऑस्ट्रेला है ना। संथाल जनजाति की भाषा क्या है, संथाली। संथाली भाषा किस परिवार से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। संथाली भाषा का लिपि क्या है, ओलचिकी। ओलचिकी लिपि का विकास किसने किया था, पंडित रघुनाथ। कब किया था, 1941। अब उसी पे एक पॉइंट लिखना है कि संथाली भाषा को संथालों की जो भाषा है संथाली, यही तक हम लोग चर्चा किए थे, फिर टाइम अप हो गया था हम लोग का, है ना। तो क्या बात किया हम लोग, संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन ना, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से कहां जोड़ा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। क्या लिखेंगे हम लोग, संथाली भाषा को 92 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। ये हुआ कब था, 2003 में। तो 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन सा अनुसूची, 8वीं अनुसूची में। कब शामिल किया गया, नहीं ध्यान देना है, संविधान संशोधन 2003 में हुआ, लेकिन जो प्रक्रिया चला और ऐड करते करते 2004 हो गया था। ठीक है, सरकारी काम तुरंत कभी नहीं होता है। आज अगर स्कीम लॉन्च होगा तो 6 महीना बाद स्टार्ट होगा, सिंपल बात है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इसे हम लोग क्या करते हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल करते हैं। याद रहेगा। चलो अब आगे चर्चा करते हैं। अब संथाल जनजाति के कुछ और पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि संथाल जनजाति में क्या क्या पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या बताए थे कि संथाल में किस ब्लड ग्रुप की अधिकता होती है,
संथाल स्वभाव से कैसे होते हैं? हठी होते हैं, थोड़ा सा हठी होते हैं। अब देखिएगा, पूरे संथाल समाज में गोत्र व्यवस्था चलता है। गोत्र समझते होंगे? तो पूरे संथाल समाज में गोत्र व्यवस्था चलता है, लेकिन पूरे संथाल समाज को 4 हडों में बांटा गया है। हड कितना? 4। अब दिमाग हमारा, सर गोत्र तो अभी समझ में आ रहा था, घर में भी हम लोग कहते हैं कि ये गोत्र है। शादी के समय खास तौर पे पंडित जी पूछते हैं बताइए आपका गोत्र क्या है, या पूजा पाठ के समय भी पूछ लेता है बताइए आपका गोत्र क्या है। तो लेकिन सर ये हड क्या है? जैसे हम लोग बात करते हैं कि वैदिक एरा में पूरे समाज को हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्या बांटे हैं? ब्राह्मण। किसके आधार पर? किसके आधार पर? कर्म के आधार पर कि जन्म के आधार पर? कर्म के आधार पर। याद रखिएगा, भारत में या भारत के जो हमारा वैदिक एरा है उसमें कभी भी जन्म के आधार पे कोई ब्राह्मण नहीं होता है कि ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया तो हम क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। शूद्र जैसा काम किया या गलत कुछ काम किया तो उसको क्या बोलेगा? शूद्र बोला जाएगा। ये मानसिकता था, लेकिन समय के साथ क्या बदला? एरा बदला और लोगों ने इसको क्या कर दिया? जातिवाद में ला दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। पर ऋग्वेदिक कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि संथाल समाज भी कितने हड में बटा हुआ है? 4 हड। कितना हड? 4। अब ये 4 हड को, 4 हड कौन कौन सा है ये लिखना है। ये 4 हड कौन कौन सा है सर? 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला हड है किस्कू हड। किस्कू एक टाइटल होता है ना? संथालों में एक टाइटल होता है किस्कू। तो पहला हड क्या हुआ? किस्कू हड। फिर क्या होगा? मुर्मू हड। मुर्मू हड। फिर क्या होगा? सोरेन हड। और आखिरी में होगा मरांडी या मरूडी हड। हाँ, मरांडी बोलिए, फिर मरुंडी भी बोल सकते हैं, है ना? मरांडी हड। ये 4 हड है, किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरांडी। किस्कू हड को हम क्या कहेंगे? राजा कहेंगे। किस्कू हड क्या कहलाएगा? राजा कहलाएगा। मुर्मू हड क्या कहलाएगा? पुरोहित, पुजारी। मुर्मू हड क्या कहलाता है? इसमें पुजारी कहलाता है। सोरेन हड क्या कहलाएगा? सिपाही। और मरांडी हड कृषक। किसान यानी कि फार्मर, कृषक। 4 हड का अपना अपना काम है। तो संथाल समाज को 4 हडों में बांटते हैं, किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड और मरांडी हड। किस्कू यानी राजा, मुर्मू यानी पुजारी, सोरेन यानी सिपाही और मरांडी यानी कृषक। तो संथाल समाज कितने हड में बटा हुआ है? किस्कू, मुर्मू, सोरेन, सिपाही, मरांडी। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? हमारे राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब तो महामहिम बन गए, है ना? उस समय क्या थे? हमारे राज्यपाल थे। अब तो राष्ट्रपति महोदया हैं। तो हमारे महोदया को क्या याद रखना है? पुजारी है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो किस बिलोंग करते हैं? सिपाही से। बाबूलाल मरांडी, हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, किस पे है? कृषक पे है। किस हड का है? कृषक हड का। याद रहेगा। तो हड कितना? 4। अब लेकिन पूछेगा गोत्र कितना है? तो 12 गोत्र है। संथालों का गोत्र कितना होता है? 12। गोत्र कितना है? 12 गोत्र है। गोत्र फिर आगे बटा होगा गोत्रार्ध में। सर गोत्रार्ध कहने का मतलब, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक कास्ट को उठा लीजिए, ब्राह्मण कोई उठा लीजिए। अब ब्राह्मण में भी बहुत सारा ग्रुप होगा, सांडिल्य ब्राह्मण, कांचपुंज ब्राह्मण, अलग अलग होगा। किसी को भी उठा लीजिए, कोई भी एक कास्ट को उठा लीजिए, उसके अंदर भी क्या होगा? सब कास्ट होगा। तो संथाल समाज के अंदर गोत्र कितना है? 12। लेकिन इसको और बांटेंगे तो क्या होगा? गोत्रार्ध होगा। और गोत्रार्ध को क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है।
संसाल समाज में गोत्र के जस्ट नीचे अगर समझने के लिए गोत्रार्ध ना लिखे उपगोत्र लिख लो, उपगोत्र। और संथाल समाज में हम लोग उपगोत्र को क्या कहेंगे? शिव कहेंगे। क्या कहेंगे? शिव कहेंगे। जो भी उपगोत्र होगा वो क्या कहलाएगा? शिव कहलाएगा। क्लियर है? क्या समझे? फिर समझाते हैं। हम क्या कहें, जैसे कि मान लेते हैं हमारे यहाँ पर 4 हड होता है, क्षत्रिय या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, संथालों में 4 हड, किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरांडी। फिर उसके अंदर में ब्राह्मण के अंदर अलग अलग क्या होता होगा? जाति होता होगा? नहीं होता है। ब्राह्मण का कोई कोई जाति होगी, क्या क्या जाति याद होगा आप लोग? जैसे कि तिवारी होता है, दुबे होते हैं, चौबे होते हैं, पांडे जी होते हैं, हर किसी का होता है। ठीक है, कोई उठा लीजिए आप, महतो समाज को उठा लीजिए, कोई भी समाज को उठा लीजिए, किसी भी वर्ग को उठा लीजिए, तेली समाज को उठा लीजिए, मरवाड़ी समाज को उठा लीजिए, हर समाज के अंदर भी क्या हुआ है? बटा हुआ है कि ये ऊपरी वाला है, हम लोग नीचे वाला, ये मझला वाला है, रहता है ना। उस तरह से इस समाज में भी क्या है? गोत्र में बटा हुआ है। अब गोत्र के अंदर भी क्या है? उपगोत्र, मतलब वही कास्ट के अंदर सब कास्ट। तो संथाल समाज के लोग सब कास्ट को क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। क्या कहेंगे? शिव कहते हैं। क्लियर? आर्टिकल 15 नाम का एक मूवी आया था, उसका एक शॉर्ट क्लिप बहुत वायरल होता है, कभी देखिएगा, पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। आर्टिकल 15 नाम से आया था। वो कहते हैं कि आप उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो महंत जी के कुछ बारे बताते हैं। तो कहा कि हम तो पकड़ सकते हैं, लेकिन आप भी नहीं पकड़ सकते, आप छोटे वाले ब्राह्मण हैं, है ना। तो उस तरह की मतलब कास्ट ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी गोत्र में हर का अपना गोत्र चिन्ह होता है और उस गोत्र चिन्ह को टोटम कहा जाता है। क्या कह रहे हैं लोग? जिसका जो गोत्र होता है उसके गोत्र का एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है, और उसी गोत्र चिन्ह को क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। याद रहेगा क्या नाम दिया हम लोग? कि गोत्र के अंदर क्या होगा? एक गोत्र चिन्ह होगा। गोत्र के अंदर क्या होगा? गोत्र चिन्ह होगा। क्या होगा? गोत्र चिन्ह। और गोत्र चिन्ह को क्या कहा जाएगा? टोटम कहा जाएगा। गोत्र चिन्ह को हम लोग क्या नाम देंगे? टोटम नाम देंगे। गोत्र चिन्ह क्या कहलाएगा? टोटम कहलाएगा। क्लियर? अब जिसका गोत्र चिन्ह जो होता है उस गोत्र चिन्ह को मारना खाना मना होता है। नॉर्मल में भी आपका जो गोत्र का सिंबल होता है उस गोत्र चिन्ह को मारना या खाना क्या होता है? मना होता है। अब 12 का 12 तो गोत्र चिन्ह याद करना पॉसिबल नहीं है, पर 2-4 कम से कम हम लोग याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक साइड में लिखिए गोत्र, एक साइड में लिखिए टोटम। एक साइड में लिखिए गोत्र और एक साइड में लिखिए टोटम। ठीक है, एक साइड में गोत्र, एक साइड में टोटम। सबसे पहले लिखिए हांसदा। गोत्र में 2 कैटेगरी बनाने बोले, एक साइड में क्या लिखने बोले? गोत्र, और इनका गोत्र चिन्ह यानी कि टोटम। सबसे पहला क्या लिखिए? हांसदा। हांसदा का गोत्र चिन्ह लिखिए जंगली हंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मुर्मू। मुर्मू का लिखिए नील गाय। गोत्र चिन्ह इनका मुर्मू का क्या होता है? नील गाय। फिर लिखिए मरांडी। मरांडी, मरांडी का मंडरा घास। मुर्मू का नील गाय। फिर लिखिए मरांडी। मरांडी का क्या लिखे हम लोग? मंडरा घास। मरांडी, बाबूलाल मरांडी वाला क्या हो जाएगा? मंडरा घास। फिर
फिर लिखिए हेमरोम। हेमरम का गोत्र चिन्ह होता है पान पत्ता। हाँ, होता तो नियम वही है कि खाना या मारना क्या होता है, मना होता है। क्या लिखे? हेमरोम। हेमरोम का क्या लिखे? पान पत्ता। लिख लिए? लिखिए पोड़ैया। 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 पोड़े का होता है कबूतर। पोड़े का क्या होगा? कबूतर। फिर लिखिए चोड़े। ये टाइटल होता है, संथाल समाज में टाइटल होता है चोड़े। चोड़े का क्या होता है? छिपकली। छिपकली, ठीक है। चोड़े का क्या लिख लीजिए? छिपकली। पोड़े का क्या? कबूतर। बास्के का लिखिए, बास्के। नेक्स्ट, बास्के। बास्के। नाग सांप। एक लिखिए बेसरा। इसका होता है बाज पक्षी। बेसरा का क्या होता है? बाज पक्षी, ठीक है। बास्के का नाग सांप, बेसरा का बाघ पक्षी। और एक लिख लीजिए बेदिया। उसका होता है भेड़ा। भेड़ समझते हैं ना? हाँ, तो बेदिया का होता है भेड़। अरे हाँ, भेड़। और ये भी लिख सकते, टुडू एक लिख लीजिएगा। टुडू का होता है पक्षी। पक्षी का नाम तो नहीं पता है, पर टुडू का होता है पक्षी। ये संथालों के गोत्र हैं, और गोत्र का क्या है? गोत्र चिन्ह है, टोटम है। काफी है, ठीक है। बेदिया का भेड़ और टुडू का पक्षी। लिख लिया सारा? नहीं नहीं नहीं, चलो इधर। क्या बात की हम लोग कि संथाल समाज में क्या होता है? संथाल समाज में 4 प्रकार का हर्ड होता है, किस्कू, मुर्मू, सोरेन और, है ना। किस्कू मतलब राजा, मुर्मू पुजारी, सोरेन सिपाही और मरांडी कृषक। फिर वो 12 गोत्र में क्या है? बटा हुआ है। कितने गोत्र में? गोत्र का अपना क्या होता है? गोत्र चिन्ह होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। टोटम। टोटम में क्या बताएं? मुर्मू का नील गाय, हांसदा का जंगली हंस, मरांडी का मंडरा घास, हेमरम का पान पत्ता, पोड़ैया का चोड़े का छिपकली, बास्के का बेसरा का बाज पक्षी, और टुडू का पक्षी, और बेदिया का भेड़। इतना ही ना बात किए? ये क्या था? इसका गोत्र था। क्लियर? अब आगे देखते हैं संथाल समाज में और क्या देखना है। अब आते हैं कि संथाल गांव की पहचान कैसे होती है। अगर किसी गांव में आप गए तो आप कैसे पहचान कीजिएगा ये संथाल गांव है? करना होगा। तो देखिए, संथाल गांव के पहचान के लिए आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। कोई भी संथाल गांव हो, वहां 3 चीज आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या? जाहिर थान। क्या मिलेगा? जाहिर थान। दूसरा क्या मिलेगा? मांझी थान। क्या मिलेगा? मांझी थान। और तीसरा मसना या ससना। मसना या फिर ससना, यानी शमशान घाट। ये तीनों आपको संथाल गांव में देखने को जरूर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखिए कि संथालों के गांव प्राय छोटे होते हैं। ऐसे लिखिएगा, संथालों के गांव प्राय छोटे होते हैं, मतलब बड़े बड़े गांव नहीं होते हैं। संथालों के गांव प्राय छोटे होते हैं। गांव प्राय क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और गांव की पहचान
अब गांव की पहचान कैसे करेंगे? 3 चीज को देख के, पहला जाहिर थान, 2 नंबर में माझी थान, और 3 नंबर में ससना या फिर मसना। आ रहे हैं? समझाएंगे अभी, इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। अभी केवल लिखा रहे हैं कि गांव में 3 तरह का जगह आपको देखने को मिलेगा, जाहिर थान, माझी थान, ससना या फिर मसना। अब एक एक करके हम लोग तीनों को समझेंगे क्या होता है तीनों। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जाहिर थान का। किसका चर्चा करने वाले हैं? जाहिर थान। जाहिर थान, जाहिर थान क्या होता है? संथाल गांव के बाहर सखुआ पेड़ के नीचे एक झुरमुट होगा, मतलब एक जगह होगा। गांव के बाहर किस पेड़ के नीचे? सखुआ पेड़ के नीचे। बहुत सारा झाड़ी वाड़ी लगा हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको सिंदूर वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो संथाल गांव के बाहर सखुआ पेड़ के नीचे या सखुआ झुरमुट के नीचे जो जगह होता है, गांव एंटर करने से जस्ट पहले, गांव के बीच में नहीं, गांव एंटर होना है उसके जस्ट पहले, कि गांव को प्रवेश के जस्ट पहले सखुआ झुरमुट के नीचे एक जगह होगा, उसी का नाम क्या है? जाहिर थान। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं हम लोग? संथाल गांव में प्रवेश करने से जस्ट पहले पूजा स्थल के रूप में पूजा पाठ करने के लिए सखुआ पेड़ के या सखुआ झुरमुट के नीचे का एक जगह होता है जो क्या कहलाता है? जाहिर थान। मतलब एक वर्ड में बोल सकते हैं समझने के लिए कि जाहिर थान संथालों का पूजा स्थल है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस। जैसे बाकी में सरना है ना, उरांव मुंडा में क्या सरना, संथालों में क्या है? जाहिर थान। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जाहिर थान क्या है? संथालों का पूजा स्थल है। संथालों का पूजा स्थल है, पहला पॉइंट हुआ। सर ये होता कहां पे है? तो गांव में प्रवेश करने से पहले सखुआ झुरमुट के नीचे। सखुआ मतलब साल, हाँ, जहां पे जैसे सरना में रहता है सखुआ का पेड़, वैसे वहां पे क्या रहेगा? सखुआ का पेड़ रहेगा। क्या लिखिएगा? गांव में प्रवेश करने से पहले, गांव में प्रवेश करने से पहले सखुआ पेड़ के नीचे या सखुआ झुरमुट के नीचे, मतलब आसपास में सखुआ का पेड़ रहेगा, गांव में प्रवेश करने से पहले सखुआ झुरमुट के नीचे क्या मिलेगा? जाहिर थान। यहां तक ठीक है? सर ये पूजा स्थल है, समझ में आ गया। पूजा स्थल को जाहिर थान कहते हैं। किस पेड़ नीचे होगा? सखुआ पेड़ के नीचे होगा। जैसे सरना स्थल में सरना बुढ़िया का निवास स्थल होता है, तो इसे जाहिर थान में कौन रहती है? जाहिर एरा। जाहिर थान किसका निवास स्थल है? क्या कहेंगे? जाहिर एरा का। लिखेंगे या किसका निवास स्थल है? जाहिर एरा। सर ये जाहिर एरा है कौन? संथालों का भगवान है, लेकिन किसी ना किसी चीज का सिंबल तो होगा ना। तो जाहिर एरा किसका सिंबल है? शक्ति का प्रतीक है। संथालों का ग्राम देवी बोल सकते हैं इसको आप। क्या कह सकते हैं? संथालों की ग्राम देवी या गांव का देवता संथालों की ग्राम देवी है। संथालों की क्या है? ग्राम देवी। कौन है? जाहिर एरा। इसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। जाहिर एरा किसका प्रतीक है? तो क्या कहना है? शक्ति का प्रतीक है। जाहिर एरा शक्ति का प्रतीक है।
अब हिंदू समाज में कौन सा गॉडेस है इसको हम लोग शक्ति का प्रतीक मानते हैं? देवी दुर्गा। यानी जाहिर एरा का कंपैरिजन किससे किया जाता है? देवी दुर्गा से किया जाता है। बात समझ में आया कि जाहिर एरा किसके समतुल्य है, किसके इक्विवेलेंट है? तो क्या कहेंगे? देवी दुर्गा के समतुल्य है। क्लियर? किसके बराबर माने जाती है? देवी दुर्गा की। क्योंकि देवी दुर्गा को हम लोग क्या मानते हैं? शक्ति का प्रतीक मानते हैं। और जाहिर एरा भी क्या माना जाता है? शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो जाहिर एरा या जाहिर थान समझ में आया कि संथाल गांव में एंटर करने से जस्ट पहले सखुआ पेड़ के नीचे एक जगह होगा, उसको हम क्या कहेंगे? जाहिर थान। जाहिर थान में किसका निवास होगा? जाहिर एरा का। जाहिर एरा है कौन? संथालों की ग्राम देवी। ये किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। इसलिए किसके इक्विवेलेंट में है? देवी दुर्गा के समतुल्य माना जाता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट में आएंगे जो हम क्या लिखे हैं? मांझी थान। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग मांझी थान। मांझी थान। ठीक है, क्या लिखे हम लोग? मांझी थान। सर अब मांझी थान क्या होगा? मांझी थान गांव के बीचों बीच स्थित एक चबूतरा होगा। गांव के बीचों बीच स्थित एक चबूतरा होगा, अखड़ा जैसा। लोग हम बाकी में क्या होता है? अखड़ा होता है। यहाँ पे क्या है? मांझी थान। क्या लिखेंगे हम लोग? पहला पॉइंट कि मांझी थान क्या है? गांव के बीच में स्थित एक चबूतरा। गांव के बीच स्थित चबूतरा। सर यहां पे होता क्या है? यहीं पर गांव की बैठक लगती है, मतलब पंचायत बैठती है। गांव की जो पंचायत की बैठक होगी वो कहां होगी? मांझी थान में होगा। यहां पे क्या होगा? पंचायत की बैठक होती है। पंचायत की बैठक कहाँ होती है? मांझी थान में होती है। अब यहीं पे एक पॉइंट याद रखना है कि मांझी थान में हमेशा याद रखिएगा कि महिलाओं का जाना वर्जित है। मांझी थान में महिलाओं का चढ़ना क्या है? वर्जित। कहने का मतलब मना है, निषेध है। लिख लेना है कि मांझी थान में महिलाओं का जाना, मतलब उस चबूतरे में महिलाओं का चढ़ना या महिलाओं का जाना क्या है? वर्जित है, मना है। ठीक, इसका एक पॉइंट ये समझ में आया कि मांझी थान में क्या होगी? पंचायत की बैठक होगी। और संथालों के गांव के प्रधान को ही मांझी कहते हैं। संथाल गांव का जो गांव का प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? मांझी। तो जहां पे मांझी बैठ के अपना डिसीजन सुनाता है वो क्या कहलाएगा? मांझी थान। और मांझी थान की में महिलाओं का जाना क्या है? वर्जित है। लेकिन संथाल मानते हैं कि ये मांझी थान में भी क्या एक देवता रहते हैं। कारण क्या है? हम लोग देवी देवताओं के साथ जोड़ने के एक कारण ये भी था कि इंसान के अंदर डर बना रहे, वो सही रास्ते पे चले। संथालों का मानना है कि इस स्थान पे एक देवता रहते हैं और जब मांझी उस जगह पे आएगा तो वो गलत विचार नहीं कर सकता है, जो सही है वही डिसीजन उसको देना होगा। जैसे हम लोग न्यायालय पे मानते हैं ना, भले हम लोग कितना भी कह लेते हैं कि वकील लोग करता, लेकिन कभी नहीं कहते कि जज गलती करेगा। जज के सामने जो एविडेंस है, जो लॉ है, वो उसी के आधार पे सजा देगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रहे। LIC बोल रहे, सहारा इंडिया नाम सुने होंगे, क्रिकेट का जर्सी में भी था। अभी उसके मालिक को कहाँ डाल दिया? जेल में। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, वो कहते हैं कि कोई भी हो, अगर आप कानून के नज़र में अगर गलत है तो गलत है, कोई भी हो सकते हैं आप। क्लियर? खाली एट ए टाइम पे एक इंसान को छोड़ के, राष्ट्रपति महोदय,
याद रखिएगा, उन पे कोई उस समय कार्रवाई नहीं हो सकता है कि जिस पद को वो होल्ड कर रहा है वो भारत का सर्वोच्च पद है, और उस पद पे कोई एलिगेशन लगता है मतलब पूरे भारत में क्या लगा, एलिगेशन लगा। क्लियर? खैर, तो मांझी थान में कौन रहेगा? तो संथालों का मानना है कि मांझी थान में न्याय का देवता रहता है। कौन रहेगा? न्याय देवता। मांझी थान में किसका निवास स्थान होगा? द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय देवता। कौन? शनि महाराज। बाकी में कौन है? भगवान शनि को माना जाता है। इन लोग का न्याय देवता कौन? मांझी हड़ाम बोंगा। मांझी हड़ाम बोंगा। क्या लिखा हुआ है? मांझी हड़ाम बोंगा। वो एक देवता का नाम है, भगवान का नाम है। मांझी थान में जो देवता रहते हैं उसका नाम क्या है? मांझी हड़ाम बोंगा। कौन सा बोंगा? मांझी हड़ाम बोंगा। ये संथालों का क्या है? न्याय देवता है। और कहाँ इसका निवास स्थल है? मांझी थान। मांझी थान में ये रहते हैं। क्लियर? चलो, मांझी थान समझ में आया। अब यहाँ दो टर्म याद रखिएगा। संथाल समाज में जो पनिशमेंट होता है उसको दाड़म कहा जाता है। जो पनिशमेंट होता है ना, सजा, क्या कहते हैं उसको? दाड़म कहते हैं। सजा को दाड़म कहा जाता है। संथाल समाज में सजा को, पनिशमेंट को क्या कहा जाता है? दाड़म कहा जाता है। और दाड़म दो भी तरह का हो सकता है। ये जो दाड़म होगा ये दो तरीके से हो सकता है। तो क्या? शारीरिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। आर्थिक मतलब आपको 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, ये आपका क्या हो गया? पनिशमेंट हुआ। और 500 रुपए के जुर्माना के साथ साथ बीच चौराहा में इसका 24 छड़ी मारे जाएगा, वो क्या हुआ? शारीरिक हो गया। पिटाई भी तो हो रहा है ना, तो पैसा भी लगेगा और पिटाई भी हो सकता है। तो दाड़म कितने प्रकार का? दोनों। क्या बोलेंगे हम लोग? आर्थिक भी हो सकता है, पैसा लग सकता है आपको पनिशमेंट के तौर पे, और दूसरा पिटाई होगा, कोड़े लगाए जाए। शारीरिक, आर्थिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है, दो प्रकार का। अच्छा, जब पनिशमेंट का बात आया तो दो पॉइंट और जानना है। संथाल समाज में जो सबसे छोटा सजा होता है उसको कहते हैं करेला दंड। सबसे छोटी सजा। सर, कच्चा करेला खाने के लिए बोला जाता है क्या? संथाल समाज का सबसे छोटी सजा क्या है? करेला दंड, या केरला भी बोल सकते हैं, पर करेला दंड लिख के रखिए। इसमें होता क्या है? 1.5 रुपया फाइन देना पड़ता है। 1.5 रुपया। करेला दंड के आधार पे कितना फाइन देना पड़ेगा? 1 रुपया 50 पैसा। एक 1.50 रुपया। लेकिन दंड तो दंड होता है, और आपको 1.50 रुपया भी दंड देना पड़ रहा है, मतलब आप क्या है? मतलब आप दोषी हैं, है ना? करेला दंड सबसे छोटा सजा है। और सबसे बड़ी सजा क्या है? बिटलाहा। संथाल समाज का सबसे बड़ी सजा क्या है? बिटलाहा सजा। लिखेंगे सबसे कठोर सजा। कठोर सजा। कठोर सजा क्या होता है? बिटलाहा होता है। बिटलाहा में क्या होगा? आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, तड़ी पार कर दिया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार। इसमें क्या किया जाता है? सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार समझते हैं? ना कोई बात करेगा, ना कोई सामान बेचेगा, ना इसके घर से कुछ लेना है ना देना है, चापाकल में पानी नहीं भरने देना है, कुछ करने नहीं देना उसको। गांव से मतलब अकेला कर दिए, कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई सामान नहीं बेचेगा, ना खरीदेगा ना बेचेगा। तो सबसे कठोर सजा क्या है? बिटलाहा। बिटलाहा होता क्या है? सामाजिक बहिष्कार होता है। बिटलाहा तब दिया जाता है जब कोई यौन संबंधी कोई अपराध किया है, कोई जघन्य अपराध किया हो, उस अपराधी को क्या दिया जाता है? बिटलाहा की सजा दी जाती है।
ये संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है। क्लियर? से एक तरह से बोल सकते हैं यौन संबंधी मतलब किसी के साथ अमानव की तरह व्यवहार करना, अमानवीय व्यवहार करना, उस तरह के लोग को क्या मिलता है? कठोर सजा मिलता है, बिटलाहा की सजा मिलता है। क्लियर? लिख लेंगे यौन संबंधी अपराध के लिए कौन सी सजा? बिटलाहा सजा। और इसमें क्या किया जाता है? सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। यौन संबंधी अपराध लिख लीजिए। एक तरह से अगर नॉर्मल इसको समझना चाहते हैं, रेपिस्ट वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग, तो वैसे लोग को ऐसी सजा दी जाती है, बिटलाहा की सजा दी जाती है, सबसे कठोर सजा दी जाती है। ठीक है? तो यौन संबंधी अपराध करने वाले को क्या मिलता है? बिटलाहा का सजा मिलता है, उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, समाज से ही निकाल दिया जाता है। 2 पॉइंट क्लियर? अब तीसरा पॉइंट समझते हैं कि सर शमशान घाट या मसना या ससना क्या है? शासन बोलिए या फिर ससना बोलिए, मसना बोलिए, जहां पे मरने के बाद जो डेड बॉडी है उसको जलाया या दफनाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? ससना या फिर मसना कहलाएगा। देखिए कि मृत्यु के बाद जिस स्थान पर, मृत्यु के बाद जिस स्थान पर डेड बॉडी यानी कि शव को जलाया या दफनाया जाता है, यानी संथाल समाज में जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा पाई जाती है। मृत्यु के बाद शव को जिस स्थान पे जलाया या दफनाया जाता है उसे ससन या ससना कहा जाता है। मृत्यु के बाद जिस स्थान पर शव को जलाया या दफनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शशान या फिर मसना कहा जाता है, मशान कहा जाता है। क्लियर? तो ये तीनों जगह, जाहिर थान, मांझी थान और शशान, ये कहाँ देखने को मिलेगा? संथाल गांव में। ये एक तरह से संथाल गांव की क्या है? पहचान है, संथाल गांव का एक पहचान है। आगे बढ़े? चलो, अब हम लोग को समझना है संथाल समाज का शासन व्यवस्था, कि संथाल समाज का शासन व्यवस्था कैसा होता है। अब जैसे ही शासन व्यवस्था की बात आती है तो समाज मेल डोमिनेटेड होगा या फीमेल डोमिनेटेड होगा, मतलब पितृ सत्तात्मक समाज होगा या मातृ सत्तात्मक, मतलब घर का मुखिया पिता होगा या घर का मुखिया माता होगा। आपके घर का मुखिया कौन है? पिता है, लेकिन याद रखिएगा 70% योगदान माता का ही रहता है। भले पिटाई पिता से होता है पर वो न्यूज़ वहाँ तक पहुँचाने वाला कौन रहती है? माता ही रहती है। भले सामने से आपको बोलता है मत मारिए मत मारिए, वही जाके बताता है कि बदमाशी किया है, तब ना पिटाई होता है। तो कहीं ना कहीं 90% योगदान उनका रहता ही है। खैर, एक्चुअल में क्या होता है, मेल डोमिनेटेड और फीमेल डोमिनेटेड समाज होता क्या है? कृषि के कारण जहाँ पर भी सोसाइटी कृषि प्रधान होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, वहाँ मेल डोमिनेटेड समाज होगा। क्यों सर? मेल के बॉडी में भगवान का ये बनावट है कि ताकत ज़्यादा होता है। ताकत कहने का मतलब शक्ति, काम करने का शक्ति, हल जोतने की शक्ति। तो जिस कारण से क्या होगा, परिवार जो कमा के लाएगा पैसा वही घर का क्या बन जाएगा? मुखिया बन जाएगा। अब मान के सोचिए आपके घर में आप लोग में से 3-4 भाई बहन है, बड़ी दीदी जॉब करती है और सबको मतलब खाना पीना रहना पढ़ाना सब कुछ कर रही है, तो परिवार का हेड कौन बन जाएगा? बड़ी दीदी बन जाएगी। सिंपल सा बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? पैसा, इनकम ऑफ सोर्स। तो हमारा झारखंड कहिए या संथाल समाज का कहिए, इसका मुख्य पेशा क्या है? कृषि, खेती करना। संथाल समाज का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? खेती करना। और सभी जनजातियों में संथाल एक ऐसी जनजाति है जो क्या करता है? स्थायी खेती, मतलब झूम खेती नहीं, आज यहाँ खेती किए कल वहाँ खेती किए, उसको हम लोग झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। लेकिन एक ही जगह पर बार बार खेती करना क्या कहलाता है? स्थायी कृषि। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि संथालों का मुख्य पेशा खेती करना है, यानी कृषि है। संथाल समाज का मुख्य पेशा क्या है? कृषि करना है, कृषि है।
संथाल समाज का मुख्य पेशा क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर है, कृषि है। और कैसा खेती? वो भी स्थायी कृषि, स्थायी कृषि। अब क्यों स्थायी कृषि करता है? आपको याद होगा कि संथाल कहां से आया था, फिर पश्चिम बंगाल आया गंगा नदी के किनारे, तो खेती तो आएगा ही। तो संथाल कैसा समुदाय है? स्थायी कृषि करने वाले समुदाय है। और क्या बात किए, जहां पर भी एग्रीकल्चर होगा, स्थायी कृषि काम करेगा, वहां का परिवार कैसा होगा? मेल डोमिनेट कि फीमेल डोमिनेट? मतलब संथालों का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज। कैसा हो जाएगा? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक, मेल डोमिनेटेड। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि महिलाओं की स्थिति खराब है। संथाल समाज में महिलाओं की स्थिति भी बहुत बेहतर है, महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है। दो एग्जाम्पल से आप सोच सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, बाल विवाह का सिस्टम नहीं है, बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है, और तलाक पाया जाता है। तलाक का प्रचलन है, बाल विवाह का नहीं है, विधवा विवाह का प्रचलन है। तो जहां पर भी बाल विवाह नहीं है, विधवा विवाह कर सकती है, अपने अनुसार तलाक ले सकती है। इसका मतलब महिलाओं की स्थिति भी क्या है? काफ़ी अच्छी है। परिवार में, परिवार के जो भी काम होंगे, जो भी डिसीजन होंगे, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे कि संथाल समाज में, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कि संथाल समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके लिए हम कौन कौन सा क्राइटेरिया दे सकते हैं? पहला क्राइटेरिया, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। पूछेगा संथाल समाज में बाल विवाह होता है? नहीं। विधवा विवाह होगा, बाल विवाह नहीं होता है, प्रचलन नहीं है, विधवा विवाह का है। और महिलाएं अपने पति से तलाक ले सकते हैं। क्या लिख दिए? तलाक बोलते हैं ना शायद। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, विधवा विवाह हो सकता है और तलाक भी हो सकता है। इन दोनों का प्रचलन है। क्लियर? और क्या बताएं कि घर के कोई भी डिसीजन में, परिवार के निर्णय में महिलाओं की भागीदारी होती है। परिवार के डिसीजन में महिलाओं की भागीदारी होती है। परिवार के डिसीजन में किसकी भागीदारी होती है? महिलाओं की भागीदारी होती है। यानी समाज में क्या कह सकते हैं हम लोग? महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक है, अच्छी है। ऐसा नहीं कि महिला हो गया तो कोई दिक्कत है। एक और भी बात है, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, वधू मूल्य दिया जाता है। महिलाओं की स्थिति को दिखाने के लिए एक ये भी कंडीशन है। बाकी समाज में लोग थोड़ा सा क्यों मानता है कि अच्छा लड़की का जन्म हो गया, टेंशन लेने लगा, क्यों सोचता है दहेज देना पड़ेगा, विवाह कराना पड़ेगा, सिस्टम से बात आ जाता है। लेकिन संथाल समाज में ये सिस्टम है कि दहेज देने का बात ही नहीं है। क्या याद रखेंगे हम लोग? दहेज प्रथा नहीं पाया जाता है। दहेज प्रथा एकदम नहीं है। इसका उल्टा क्या है? वधू मूल्य। दहेज क्या मतलब क्या होता है? लड़के के, हाँ, घर वाले लड़के को देता है ना, पलंग, टीवी, फ्रिज। जो दहेज नहीं लेता, आजकल स्टैंडर्ड हो गया कि एगो कार दे दीजिए, आप ही की बेटी ना घूमेगी तो एगो कार दे दीजिए, है ना, बस 12 लाख 15 लाख का कार ले लीजिए। इसमें उल्टा है। इसमें क्या सिस्टम है? जो शादी करेंगे लड़के वाले पक्ष, वो बेटी को ले जा रहे हैं तो बदले में उनको क्या दीजिएगा? कुछ तो आप दीजिएगा ना।
तो वर पक्ष को वधू पक्ष को क्या देना पड़ता है? मूल्य देना पड़ता है, उसे वधू मूल्य कहा जाता है। संथाल समाज में क्या सिस्टम चलता है? वधू मूल्य। क्या होता है सर वधू मूल्य? तो जो वर पक्ष है, ये वर पक्ष किसको देगा? वधू पक्ष को देगा। तो वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाएगा? वधू मूल्य। वधू मूल्य। और इस वधू मूल्य को संथाल लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? पोन कहते हैं। संथाल लोग इस वधू मूल्य को क्या कहते हैं? पोन कहते हैं। याद रहेगा। संथाल समाज में लड़का पार्टी लड़की पार्टी को देगा, है ना, मूल्य चुकाएगा, उस मूल्य को क्या कहा जाएगा? वधू मूल्य। और वधू मूल्य को संथाल लोग क्या कहते हैं? पोन कहते हैं। बात समझ में आया? सीधा पूछेगा कि संथाल समाज में दहेज प्रथा चलता है? नहीं। क्या चलता है? वधू मूल्य। वधू मूल्य क्या होता है? वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को दिया जाने वाला सहयोग राशि या मूल्य, और उसको संथाल लोग क्या कहते हैं? पोन कहते हैं। ठीक, चलो इतना क्लियर है। तो हम लोग पता चल गया कि समाज कैसा था। नहीं लिखे थे? लिखिए लिखिए लिखिए। आगे बढ़े। जब पोन और वधू पक्ष वर पक्ष की बात आ ही गया तो संथाल समाज में विवाह भी देख लेते हैं, है ना। तो क्या देख लेते हैं? सबसे पहले विवाह। क्या लिखेंगे हम लोग? संथाल समाज में जो विवाह होता है, विवाह, इसको बापला कहा जाता है। संथाल समाज के विवाह को क्या कहते हैं हम लोग? बापला कहते हैं। विवाह क्या कहलाएगा? बापला। अब बापला का कई प्रकार होता है। बापला का कई प्रकार होता है। इसमें जो सबसे फेमस बापला होता है उसको कहते हैं क्रिंग बापला। मतलब शादी के कई प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पहला क्या होगा? क्रिंग बापला। संथाल समाज में सबसे फेमस या सबसे मतलब जो चर्चित विवाह है, प्रचलित विवाह है, वो कौन सा है? क्रिंग विवाह। ये क्या है? संथालों का सबसे प्रचलित विवाह है। हाँ, प्रचलित विवाह पद्धति है क्रिंग बापला। इसको आयोजित विवाह या राजी खुशी विवाह भी कहते हैं। जो क्रिंग बापला होता है उसको आयोजित विवाह या फिर राजी खुशी विवाह भी कहते हैं। सर क्रिंग बापला होता क्या है? तो क्रिंग बापला अगर घर वाले के एकदम इच्छा अनुसार विवाह हो रहा है, घर वाला अपने हिसाब से चूज करके आया, वर पक्ष वधू पक्ष दोनों का लेन देन हुआ, मिलन हुआ, आखिरी में लड़का लड़की का मिलन हुआ, उसका जरूरी नहीं है। जरूरी किसका है? घर वाले का राजी होना। अगर दोनों के घर वाले राजी है, और जब भी दोनों के घर वाले के राजी के अनुसार विवाह होगा तो बीच में एगो बिचौलिया रहेगा, अगुआ। बिना अगुआ का दोनों घर वाला मिलेगा कैसे? तो इसमें भी एक अगुआ होगा, और इसमें जो अगुआ होगा उसको कहाएगा रेवार। संथाल समाज के लिए ये जो क्रिंग बापला ने क्या चाहिए? अगुआ चाहिए। और ये संथाल समाज के लोग अगुआ को क्या कहता है? रेवार कहता है। रेवार, है ना, रेवार। अब समझ में आया कि क्रिंग बापला मतलब क्या होता है? तो घर वाला दोनों पसंद करके विवाह कराएगा तो क्रिंग बापला। क्लियर? आगे बढ़े। रेवार, रेवार, अगुआ को रेवार कहते हैं। तो संथाल समाज का सबसे फेमस विवाह कौन सा है? क्रिंग बापला, जो कि प्रचलित विवाह के एक प्रकार है। और क्या कहलाता है? इसमें कौन कराएगा? अगुआ या रेवार ना। देखो अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में आते हैं तो दूसरा नंबर में आते हैं क्रय विवाह।
क्रय विवाह, और उसको बोला जाता है सदाई बापला। सदाई बापला, हाँ, क्रय विवाह किसको कहते हैं? सदाई बापला को। एक बार समझ जाइए, बार बार हम समझाएंगे नहीं कि क्रय विवाह क्या होता है। जब अलग जनजाति में पढ़ाएंगे तो केवल क्रय विवाह बोल के निकल जाएंगे। अभी क्या समझाएं? प्रचलित मतलब घर वाले के राजी खुशी से फूफा जीजा लोग खोज के लाएगा, और जो विवाह होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिंग बापला। क्योंकि घर वाले से ज़्यादा टेंशन वही लोग को होता है। और आपके घर में भी होगा, है ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि घर वाले से ज़्यादा टेंशन किसको है? हाँ, उन लोग को टेंशन है, इतना बड़ी हो गई, कब शादी दीजिएगा, पता नहीं यार क्या दिक्कत है। खैर, नेक्स्ट क्या है? सदाई बापला। इस क्या होता है? क्रय विवाह, यानी इसमें वधु मूल्य को दिया जाएगा। जब वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य देकर, मतलब वधु को क्या किया जाएगा? क्रय किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदाई बापला। तो क्रय विवाह क्या कहलाता है? सदाई बापला। अब तीसरा आते हैं, फिर से जैसे कि मान लेते हैं वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को एक हेवी अमाउंट चुकाया जाएगा, और बदले में उनकी लड़की से क्या किया जाएगा? विवाह किया जाएगा। मतलब इस तरह से क्रय किया, तो नाम क्या हो गया? क्रय विवाह, यानी कि सदाई बापला। पैसा कौन देगा? वर पक्ष वधु पक्ष को पैसा दो, सामान दो, जमीन दे दो, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि संथाल समाज में विधवा विवाह होता है, तो संथाल समाज में विधवा विवाह को सांगा कहा जाता है। विधवा विवाह क्या कहते हैं हम लोग? सांगा कहते हैं। क्या बोलेंगे विधवा विवाह को? सांगा बापला या सांगा कहेंगे। क्या कहलाएगा? सांगा कहलाएगा। विधवा विवाह क्या कहलाया? सांगा कहलाया। अब आते हैं और कौन कौन सा विवाह पद्धति है। देखिए, चौथा लिखते हैं हम लोग। चौथा एक विवाह होता है, इसको गोलाइटी बापला कहा जाता है। गोलाइटी बापला। विधवा विवाह को सांगा बोले, फिर क्या लिखा रहे हैं? गोलाइटी बापला। बार बार कह रहे हैं, अभी भी विवाह पद्धति समझ लेना है, क्योंकि हर जनजाति में पढ़ाएंगे तो दोबारा नहीं समझाएंगे। सदाई मतलब क्या होता है, या क्रय विवाह क्या होता है। सर, गोलाइटी विवाह क्या होता है? इसको विनिमय विवाह कहा जाता है, एक्सचेंज कहा जाता है। एक्सचेंज कहने का मतलब, इस घर में भी एक लड़का लड़की का पेयर है, इधर वाले में भी एक लड़का लड़की का पेयर है, ठीक है, ठीक है। इधर से वधु लेके आया, वधु ले गया, बात खत्म। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गोलाइटी बापला। लिख लेना है, विनिमय विवाह। कौन सा विवाह? विनिमय विवाह। शांत रहना है। ऐसा विवाह होता है, आज भी होता है ना। तो जब इस तरह का विवाह पद्धति को क्या कहते हैं? गोलाइटी बाबा, गोलाइटी विवाह, या फिर गोलाइटी बापला करो इसको, विवाह नहीं। विवाह तो हम लोग कहते हैं, संथाल समाज क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। तो जो विनिमय विवाह होता है उसको क्या कहलाते हैं? गोलाइटी बापला। याद रहेगा? चलो, अब 5 नंबर में आते हैं। लड़का लड़की घर वाले से पूछा भी नहीं, भाग निकल गया, यानी प्रेम विवाह। प्रेम प्रसंग करके अगर भाग निकला, उसे कहा जाता है इतूत बापला, ठीक है। प्रेम प्रसंग बोलिए या फिर घर से भाग जाना बोलिए, जैसे याद रखिएगा। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इतूत बापला। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देते, प्रेम विवाह लिख देते हैं क्या? हाँ, वही लव मैरिज। क्या कहलाएगा वो? इतूत बापला। पर ये कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब एकदम आदिकाल का कॉन्सेप्ट है। प्राचीन जमाने में इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह कहा जाता था। अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में देखे होंगे, वो रुक्मणी जी को लेके आते हैं, उन्हीं को ले आते हैं ना, तो क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। हाँ, लेकिन हैसियत भी होना चाहिए,
ये सबसे बड़ा जरूरी है। हाँ वही बात सही है, अभिज्ञान शकुंतलम एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो प्रेम विवाह को संथाल समाज के लोग क्या कहते हैं? इतूद बापला, इतूद बापला। चलो इतना तो समझ में आता है। इसके बाद का जो टाइप है वो और डेंजर है, ठीक है। इसके बाद एक टाइप है जिसको कहते हैं हट विवाह। क्या लिखते हैं? हट विवाह। यहां तक तो ठीक है। कहां 5 नंबर हो गया था, 6 नंबर में क्या लिखना है? हट विवाह। अच्छा, हट करने का भी केवल अधिकार गर्ल्स के पास है। हाँ, इसमें क्या होता है? लड़की मतलब हट, अच्छा हट बापला होगा। हट विवाह या हट बापला बोलिए, ठीक है। ये क्या होता है? वधू के द्वारा जबरन वर के घर में तब तक रहेगा जब तक उसका घर वाला विवाह ना कर दे, ठीक है। जब तक उस लड़के के साथ विवाह ना कर दे जबरन रहेगा उसके घर में जाके। इसको क्या कहते हैं? हट बापला। और संथाल समाज में इसको निर्विलोक बापला कहा जाता है। या विवाह लिखो, याद रहेगा। हट विवाह को क्या कहते हैं? निर्विलोक बापला कहते हैं। निर्विलोक बापला कहते हैं। एक ही बार याद रखना है, हट विवाह में हट कौन करेगी? हाँ नहीं, लड़की, लड़का नहीं। लड़का को इतना अधिकार नहीं है। निर्विलोक बापला, इसका सिस्टम क्या है? मान लेते हैं किसी को आप पसंद है, अब वो लड़की आपके घर चले जाएगी, हाँ जबरन, और आपके घर में तब तक रहेगी, आप घर में रहेगी, बाहर में तो रखेंगे नहीं ना, अंदर बुला ही लीजिएगा। और तब तक वो अपने अनुसार रहेगी जब तक आपके घर वाले उनसे शादी ना करा दे। मम्मी पापा के साथ ही रहेगी ना, इसका मतलब कोई चांस नहीं है। तो संथाल समाज में इस तरह की विवाह पद्धति है। इसके लिए क्राइटेरिया है, पर ऐसा विवाह पद्धति है। इधर शांत, इसको क्या नाम दिया हम लोग? निर्विलोक बापला। अच्छा, इसका ऑपोजिट ऑप्शन भी है, दूसरा भी तो होगा ना। इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसको कहते हैं घरदी जवाई बापला। घरदी जवाई बापला, घरदी जवाई बापला। घरदी जवाई बापला। सर घरदी जवाई बापला में क्या पद्धति है? लड़का वधू के माता पिता को तब तक खुश करने का कोशिश करेगा जब तक कि वो खुशी से क्या ना दे दे, शादी ना दे दे। मतलब जाके हल जोतना होगा, काम करना होगा, सब कुछ करना होगा, है ना। पता नहीं, तो क्या कहते हैं इसको? घरदी जवाई बापला, ठीक है। घरदी जवाई बापला, ठीक है। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? घरदी जवाई बापला। यानी इस बापला में क्या होगा? तब तक आपको लड़का जाके रहेगा किसके घर में? वधू के घर में। वर जो है वो वधू के घर में जाके काम काज करेगा कि भैया वधू के माता पिता उससे शादी करवा दे, हाँ इम्प्रेस करेगा, हाँ ये वर्ड कह सकते हैं। तो ये कौन सा बापला? घरदी जवाई बापला। बात समझ में आया? तो संथाल समाज में बापला विवाह मतलब बापला। सबसे फेमस विवाह किरिंग बापला। किरिंग बापला को हम लोग राजी खुशी विवाह कहते हैं। कौन खुशी रहेगा? घर वाला, है ना। और किसके माध्यम से होगा? रेवार आएगा। विधवा विवाह को क्या कहते हैं? सांगा। क्रय विवाह को क्या कहते हैं? सदाई बापला। प्रेम विवाह को क्या कहते हैं? इतूद बापला, है ना। हट विवाह को निर्विलोक बापला। एक्सचेंज वाले को गोलाइटी बापला। और एक क्या बताएं? घरदी जवाई बापला। घरदी जवाई बापला। समझ में आया? तो ये सारा क्या था? संथाल समाज का एक नॉर्मल विवाह पद्धति था। और विवाह में वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को जो मूल्य दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वधू मूल्य। संथाल लोग क्या कहते हैं? पोन कहते हैं। संथाल लोग वधू मूल्य को क्या कहते हैं? पोन कहते हैं। ओके। नहीं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। कहीं ये भी होता है कि विवाह होने के बाद मान्यता भी लेनी होती है।
जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि विवाह के बाद क्या लेना होगा, मान्यता भी लेना होगा। क्लियर, मान्यता, जैसे विवाह कर लिया उसके बाद जोग माझी नाम का एक पोस्ट होगा जो विवाह को वैलिड करेगा, उसके पास ऑथराइज करने का पावर रहता है। सर्टिफिकेट टाइप मतलब समाज में मान्यता, हाँ कोर्ट मैरिज टाइप का। आपके समय में कोर्ट मैरिज हो रहा है ना, उस समय भी होता था, हाँ लगभग किसी में होता है। अलग अलग विवाह का ये क्या है, पद्धति है। एक होता है टिनकी दीपिल बापला, टिनकी दीपिल बापला, जो परिवार बहुत गरीब है, विवाह के समय गांव को खिला नहीं सकता है, मतलब भोज भात का आयोजन नहीं कर सकता है, तो वैसे परिवार में जो विवाह होते हैं उसको टिनकी दीपिल बापला कहते हैं। तो विवाह का पद्धति बहुत सारा है। अब दो चीज और समझेंगे आज हम लोग। क्लियर, संथाल समाज को जब लोग बात करें तो हम लोग क्या देखें कि मरने के बाद जलाया दफनाया जाता है, लेकिन जन्म के बाद जैसे बाकी में संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार होते हैं, फिर मुंह झूठी संस्कार होता है, फिर क्या होता है, मुंडन होता है। संथाल समाज में ये सारा संस्कार होता है, जन्म संस्कार भी होता है, मुंह झूठी भी होता है, फिर मुंडन भी होता है, सारा प्रोसेस चलता है। लेकिन संथाल समाज में जो दीक्षा संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार करने का मतलब आप लोग को भी पहली बार कभी ना कभी पेंसिल पकड़ के कुछ लिखवाया गया होगा, पहली बार लिखवाया गया होगा, कोई ना कोई संस्कार घर वाले करवाए होंगे। तो संथाल समाज में जो दीक्षा संस्कार होता है, जब वो पढ़ना लिखना या सामाजिक व्यवस्था को एडॉप्ट करना स्टार्ट करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चाचो छठियार कहते हैं। क्या कहते हैं, चाचो छठियार कहते हैं। याद रहेगा क्या लिखना है कि संथाल समाज में जन्म संस्कार, संथाल समाज में जन्म संस्कार, मुंह झूठी संस्कार, चल झूठी वाला नहीं है ना, मुंह झूठी संस्कार। वही लिख दिए क्या हम, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, हम ही गलत लिख दिए थे। मुंह झूठी संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, हाँ मुंडन संस्कार, ये सब देखने को मिलता है ना, जन्म संस्कार, मुंह झूठी संस्कार और मुंडन संस्कार। हाँ मुंह झूठी संस्कार। लेकिन इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ अंतिम संस्कार तो लिखे ही थे, है ना, जलने और दफनाने की प्रथा पाई जाती है, वही अंतिम संस्कार है। इसके बाद संथाल समाज में क्या बताए थे, दीक्षा संस्कार, जो शिक्षा दीक्षा होता है। तो संथाल समाज में दीक्षा संस्कार को हम क्या नाम दिए थे, चाचो छठियार। लिख लेंगे कि दीक्षा संस्कार क्या कहलाता है, चाचो छठियार। संथाल समाज में दीक्षा संस्कार क्या कहलाएगा, चाचो छठियार। संथाल समाज के दीक्षा संस्कार को क्या कहते हैं, चाचो छठियार कहते हैं, चाचो छठियार कहते हैं। याद रहेगा, चाचो छठियार कहते हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा, अब थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगेगा बच्चा, बड़ा होगा 11-12 साल का, जब समझदार हो जाएगा तब उसको क्या करेगा, युवा गृह में भेज दिया जाएगा। युवा गृह मतलब अभी के सोचिए कि आपका प्राथमिक स्कूल या आंगनबाड़ी होता है ना, आंगनबाड़ी टाइप का। तो संथाल समाज में जो युवा गृह होगा, जहाँ पे आपको नैतिक शिक्षा मिलेगा, मॉरल एजुकेशन मिलेगा कि मतलब सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, दारू वारू का सेवन नहीं करना है, ऐसा क्या, मतलब जो भी मॉरल एजुकेशन होता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से आपको रहना है, हमारा धर्म क्या है, आस्था का विषय क्या है, इस तरह की जो शिक्षा होती है वो कहाँ होती है, युवा गृह में। कहाँ होगा, युवा गृह में। और संथाल समाज के लोग युवा गृह को क्या कहते हैं, घोटुल कहते हैं। संथाल समाज का जो शिक्षा संस्थान है युवा गृह, मतलब आंगनबाड़ी याद रखना है, सोच लेना क्या है वो, आंगनबाड़ी या प्राइमरी स्कूल है। तो संथाल समाज का अपना प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी क्या कहलाएगा, घोटुल कहलाएगा, घोटुल कहलाएगा। ठीक है, एक संस्कार और याद रखना है, वो लड़के के साथ होता है, मतलब लड़के लोग के साथ।
विवाह होने से पहले लड़के के बाएं हाथ में एक सिक्का का निशान बनाया जाता है। अगर विवाह होने से पहले बाएं हाथ में सिक्का का निशान नहीं होता है तो कोई भी लड़की उस पुरुष से शादी करना नहीं चाहता है। एक प्रथा है, हर समाज का अपना प्रथा है। और ऐसा नहीं है तो महिलाएं उस पुरुष से शादी करना नहीं चाहती है। इसी कारण से लड़के के बाएं हाथ पर एक सिक्का का निशान बना दिया जाता है, जिसे सिक्की प्रथा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिक्की प्रथा। कौन सा प्रथा? सिक्की प्रथा। क्या लिखेंगे कि इस प्रथा में संथाल समाज में लड़के के बाएं हाथ में, जनरली बाएं हाथ में होता है, इस प्रथा में संथाल समाज में लड़के के बाएं हाथ में बाएं हाथ में सिक्के का निशान लगाया जाता है। बाएं हाथ में विवाह से पहले, मतलब छोटे में ही लग जाता है, मतलब विवाह से पहले लग जाना अनिवार्य है। विवाह से पहले बाएं हाथ में सिक्के का निशान लगाया जाता है। ठीक है, किसका निशान लगाया जाता है? सिक्के का निशान लगाया जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? सिक्की प्रथा कहते हैं। तो सिक्की प्रथा किस समाज का है? संथाल समाज का है। उसमें होता क्या है? पुरुषों के बाएं हाथ पर विवाह से पहले क्या बना रहना चाहिए? नहीं है तो कोई उससे विवाह नहीं करना खोजेगा। इसी कारण से ये निशान बनना जरूरी है। अब विवाह करना है तो, और नहीं करना है तो नहीं करना हो। ठीक है, तो कौन सा प्रथा? संथाल समाज में युवा गृह को क्या कहते हैं? संथाल समाज में बहुमूल्य को क्या कहते हैं? पौन। क्या कहते हैं? पौन। अच्छा, संथाल समाज में दीक्षा संस्कार को क्या कहते हैं? चाचो छठियार। क्या कहते हैं? चाचो छठियार। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संथालों का शासन व्यवस्था। संथालों का शासन व्यवस्था, क्योंकि इसमें बहुत सारे जेएसएससी सीजीएल वाले बच्चे भी हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा भास्ट पढ़ना पड़ता है। तो एक साथ हम दोनों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग के लिए भी और उन लोग का भी काम आ जाए, इसी कारण से थोड़ा सा हम लोग एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। ओके, चलिए, धन्यवाद।